नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं बिहार से संबंधित, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का जो अर्थ होता है ये आपका होता है बौद्ध का मठ। इसमें क्या, इनमें से कोई नहीं। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध का मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। हिंदी भाषा में बिहार शब्द का अर्थ क्या है? अगर हिंदी भाषा में बिहार शब्द का अर्थ देखा जाए तो वो भी होता है बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। यह संस्कृत शब्द के बिहार शब्द से लिया है। बिहार का अर्थ होता है क्या? बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह। महिष्मती किसका पुराना नाम है? तो महिष्मती जो है आपका मधुबनी का पुराना नाम है। महिष्मती जो है मधुबनी का प्राचीन नाम था, जो बिहार राज्य में स्थित है। मिथिला बिहार में स्थित मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो आपका मिथिला मधुबनी पेंटिंग है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मधु पेंटिंग कहाँ का है? तो मिथिला का। महिष्मती एवं उज्जैन एमपी में स्थित है, जो महाजनपदों की अवंती की राजधानी है। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो महिष्मती और उज्जैन। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम है आपका पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो हड़ेक वंश के उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र का नाम बदल के 1541 ईस्वी में शेष शासुरी ने क्या कर दिया था? पटना कर दिया था। कब किया था? 1541 ईस्वी में। बिहार के चिरान नामक स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ये कौन सा संस्कृति है? तो ये आपका नवपाषाणिक संस्कृति है। बिहार के जो चिरांद है वो क्या है? आपका पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सा है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। चिरांद नामक वो स्थल एक जो है नवपाषाणिक संस्कृति स्थल है। भारत के देश में बिहार राज्य के सारण जिले में कौन सा जिले में चिरांद है? तो सारण जिले में एक प्रसिद्ध जो है पुरातात्विक स्थल है। चिरांद में उत्खनन से आपका स्थिरीकृत नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग बस्तियों का पता चलता है। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है आपको 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो क्या है नेपाल में है। उन्होंने जो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ थे? तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो आपका नेपाल में हुआ था, जो लुम्बिनी है। उनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और उनका निधन जो है आपका कुशीनगर में हुआ था और वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन में गया में जो है बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? यानी श्रीलंका के जो शासक मेघवर्मन था वो क्या है? बौद्ध मंदिर बनाने के लिए गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। वो कौन था? समुद्रगुप्त। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन कब क्या 352 से 379 ईस्वी के बीच इन्होंने बोध गया में सीली में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने इसके लिए गुप्त सम्राट कौन था उस समय? समुद्रगुप्त ने के पास उपहार सहित क्या मिशनरी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन? स्तूप, चैत्य और विहार। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रसार के साथ ही इन संरचनाओं का विकास हुआ। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगति की बात की जाए तो पहली बौद्ध संगति आपका है राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध कृषि 483 ईस्वी में राजगिरी में, और उस समय आपका शासनकाल था अजातशत्रु। और अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व, राजगिरी। शासनकाल में इनका उस समय अजातशत्रु था। अध्यक्षता किसने? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी मोक्ष का स्थान कहाँ स्थित है? ये आपका है पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर जो है आपका 468 से 72 वर्ष की आयु में बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण की अमावस्या को मोक्ष को प्राप्ति हुआ था। बिहार का महान धार्मिक केंद्र है किसके लिए है? बिहार का जो महान धार्मिक केंद्र है सिख का भी है। सिख का यानी आपका गुरु गोविंद सिंह, जैन धर्म का भी है, बौद्ध का, इसमें से सभी हो जाएगा।
बिहार राज्य में बौद्ध जैन और सिखों का महान केंद्र है। बिहार राज्य बोध गया स्थान हुआ है जहाँ बौद्ध भगवान बुद्ध की बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में पाटलिपुत्रा पावापुरी में जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कहाँ है? पावापुरी, जहाँ एक महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बिहार में पटना साहिब में क्या हुआ? सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है पटना साहिब, जहाँ जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो बौद्ध धर्म किसका है? बोध गया में बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया है वह जहाँ है, वहाँ क्या हुआ? उनको गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? महाबोधि बोध गया में। सम्राट अशोक के 3वीं शताब्दी में पूर्व आसपास बोध गया का दौरा किया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा बोधि वृक्ष के पास एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया था। इस महाबोधि मंदिर को 2002 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दी गई है। तो बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो आपका राजगीर में। राजगीर में क्या है? विश्व शांति स्तूप किसके द्वारा किया गया था? जापानियों के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। किस पहाड़ी पे है? रत्नागिरी पहाड़ी पे, जो बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप 1969 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और 1993 ईस्वी में वर्तमान स्वरूप में आया। कोलकाता की कंपनी मैकिन्टोश बर्न ने इस बौद्ध स्तूप का निर्माण किया था। डिजाइनर जो है उपेंद्र महारथी ने तैयार किया था। तो जापानियों के द्वारा विश्व शांति के स्तूप का निर्माण किया गया। कहाँ है? तो ये आपका राजगीर में है। और किस पहाड़ी पे है? तो रत्नागिरी पहाड़ी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसरिया जो है आपका बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। केसरिया किसके लिए? बौद्ध स्तूप। केसरिया एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है, 104 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण जो अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। कौन सा स्तूप? तो आपका केसरिया स्तूप। यह बिहार के पूर्वी चंपारण के जिले में है। कहाँ है यह? तो आपका पूर्वी चंपारण। आपको ध्यान रखना है कि केसरिया जो स्तूप है वो कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। और यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। यह कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का से संबंधित है। और किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? अशोक के द्वारा। ये आपको 4 पॉइंट। केसरिया स्तूप किसके लिए है? तो बौद्ध स्तूप के लिए है। अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। और यह बिहार के किस जिले में है? तो पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल की प्राप्ति की थी। कहाँ? तो आपका किया था जिम्बीग्राम। जिम्बीग्राम क्या है? तो महावीर स्वामी जैन ने 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में। इन्होंने 42 वर्ष की आयु अवस्था में जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजिपालिका नदी के तट पर जो और साल ब्रिज के नीचे जो है जिम्बीग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिम्बिक ज्ञान में किसको प्राप्ति थी? महावीर की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? रिजिपालिका नदी के किनारे। कौन सा ब्रिज था? साल ब्रिज था। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। और इनके कौन से तीर्थंकर थे? आपका 24वें तीर्थंकर थे। वे शिक्षक जिन्होंने बुद्ध के महाविनिष्क्रम के बाद सबसे पहले जो है ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। यानी वे शिक्षक जिनसे जो है बुद्ध ने महाविनिष्क्रम के बाद सबसे पहले कौन मिले थे इनको? अलार कलाम, जो उद्दक रामपुत्र अलार कलाम एवं उद्दक रामपुत्र, ये दोनों से मिलने के बाद इनको आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करने से सबसे पहले अब अलार कलाम से मिला था। यह वैशाली में रहते थे, यानी वैशाली जाके अलार कलाम से मिले। और दूसरे गुरु जो है उद्दक रामपुत्र, जिनसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया, यानी दोनों से ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। उसके बाद ये क्या गए थे? और ये कहाँ रहते थे? राजगिरी में रहते थे। लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कहाँ हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। और किस नदी किनारे बात की जाए तो फाल्गु यानी यमुना नदी के किनारे जो है आपका बोध गया है। तो महाविनिष्क्रम यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महाविनिष्क्रम कहा गया। और इनको जो है इनके 2 गुरु मिले थे, पहले अलार कलाम, उसके बाद उद्दक रामपुत्र। अलार कलाम आपको वैशाली मिले, यानी गौतम बुद्ध पहले वैशाली गए, वैशाली के बाद राजगिरी गए, राजगिरी के बाद आपको उनको गया में उनको पीपल के वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के यानी यमुना नदी के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसके द्वारा किया गया था? अगर तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसके द्वारा किया गया था? ये किया था मोगलीपुत्र तीस, यानी याद रख सकते हैं 30 मतलब तीसरा। ठीक है, मोगलीपुत्र 30 यानी तीसरा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय किया गया था। मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया था। तीसरा बौद्ध सभा कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। किसके समय? अशोक के समय। और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था।
अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात की जाए तो आपका 483 ईस्वी में राजगृह में किया गया था अजातशत्रु के समय। द्वितीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो कालाशोक वैशाली में किया गया था। और तीसरा आपको संगीत आपका कहाँ किया गया था, पाटलिपुत्र में अशोक के समय किया गया था। तो प्रथम कहाँ गया था, अजातशत्रु, और दूसरा अक याद कर सकते हैं, अक यानी अजातशत्रु, क से कालाशोक, फिर से अ से अशोक, और फिर क से कनिष्क, अक। ठीक है, आप इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। कनिष्क क्या है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अशोक आपका पाटलिपुत्र संबंधित है। अजातशत्रु आपको राजगीर संबंधित है। और कालाशोक वैशाली से संबंधित है। 483, 100 घटाइए 383, उसके बाद 251, आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। मगध साम्राज्य। प्राचीन महासाम्राज्य मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। और प्राचीन महाजनपद, सबसे प्राचीन महाजनपद कौन है, मगध। उसकी राजधानी कहाँ थी, तो उसकी राजधानी थी आपका राजगृह। इसमें से कोई नहीं, राजगृह थी इनका। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। राजगृह के समय मगध के शासक कौन थे, उस समय अर्का बिंबिसार राजधानी बनाया था। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाद में मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा बनाया गया। उसके बाद जो आज में क्या है, पटना है, जो सम्राट अशोक और मौर्य वंश के अन्य शासकों के एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। तो आपका प्राचीन महाजनपद मगध थी। सबकी राजधानी प्रथम राजधानी राजगृह थी। किसके ने बनाया, तो बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा में स्थित है चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। जो आपका पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वह किससे बना था, तो वह लकड़ी से बना हुआ था। चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी से, बांस से बना हुआ था, लेकिन इसमें पत्थर लोहे का भी उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रा में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो आपके उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा को क्या किया, राजधानी बनाया गया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। सर्वप्रथम उदयन ने ही जो क्या किया, अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कैसे अपनी राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले किसने बनाया, तो सबसे पहले उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है आपका 6वीं शताब्दी में हुआ था। प्रथम आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस में हुआ था, 6वीं शताब्दी में हुआ था। यह जो है प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज साम्राज्यों में से एक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात की जाए तो कौन था, आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ क्या था, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। कौन था, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ। बृहद्रथ ने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट वंशज थे। नेक्स्ट, और इनका हत्या जो है सेनापति पुष्यमत शुंग के द्वारा कर दिया गया। और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के बाद कौन आया था, शुंग वंश आया था। अजातशत्रु के वंश का नाम है, अजातशत्रु का वंश का नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश अजातशत्रु का मगध का शासक था। यह हर्यक वंश से संबंधित है। अपने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर हत्या करके शासन में बैठा था, इसलिए इनको पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत ने अजातशत्रु की पुत्री वजीरा का विवाह कर दिया और काशी देकर शांति स्थापित की। अजातशत्रु ने वैशाली की लिच्छवी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और वैशाली गणतंत्र विजय पाया था। वैशाली को किसने जीता था, अजातशत्रु के द्वारा जीता गया था। यह युद्ध 16 वर्षों तक जारी रहा। अजातशत्रु ने ही मगध समाज में वज्जी गण संघों को हराकर आत्मसात किया, यानी वज्जी को यही मिलाया और वैशाली को भी क्या किया, इसने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के रणनीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है, तो इसलिए विश्वास किया गया था किसके द्वारा, D.N. झा, जिसमें से कोई नहीं है। तो आपका D.N. झा मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों के आर्थिक परिणामों का एक प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासन काल में थी। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली जो किसके साल में थी, तो आपका लिच्छवी के समय थी। आम्रपाली वैशाली की नगर बधी थी। जब वैशाली पर लिच्छवी गणराज क्या करता था, शासन था लिच्छवी गणराज का। तो आम्रपाली क्या थी, वैशाली की नगर बधू थी। वह अपनी असीम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके समय में लिच्छवी गणराज उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। नेक्स्ट टॉपिक है, नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रम विश्वविद्यालय। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के अपने दूत देवपाल को 5 गांव दान देने में प्रार्थना की थी। स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की
और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। यह कौन था? बालपुत्र देव। बालपुत्र देव जो है शैलेंद्र वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन भारत के बिहार राज्य में मौजूद है एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर में आपका स्थल है? तो कौन सा है? महाबोधि मंदिर, जो आपका कहाँ है? बोधगया में है। प्रश्न काल तक जो है बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र, मतलब इस समय जो सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2002 में, इस समय तक अभी क्या है यूनेस्को में इनकी जो संख्या बढ़ गई है। और 15 नेक्स्ट है भारत फाउंडेशन के ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित किस शहर में हुआ था? तो आपका हुआ था किस शहर में? राजगीर में हुआ था। भारत फाउंडेशन ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 और 28 जुलाई 2019 को आपका 5वां विश्व धर्म सम्मेलन का हुआ था, राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित से कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमको बताना है। यह क्या वर्तमान में कहाँ है? तो आपका बांका जिला में स्थित है। यह बांका जिला में नहीं है, कहाँ है? यह आपका भागलपुर में है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है आपका पाल वंश के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? पाल वंश का राजा गोपाल नहीं, इसके धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा ये भी गलत है। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। क्या है? ये सही है। उसके बाद यहाँ खगोल विज्ञान और तर्क कानून व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, ये भी सही है। तो वर्तमान में बांका व विक्रमशिला देख लेते हैं इसमें सर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के कहाँ है? भागलपुर जिले में स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के राजा किसने किया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और विक्रम विश्वविद्यालय में व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, कानून, दर्शन आदि विषयों की पढ़ाई होती थी। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय का यहाँ महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? भागलपुर में। इसका संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने। और इसमें क्या पढ़ाई होती है? तो व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, कानून एवं दर्शन आदि पढ़ाई की जाती है। और आपका बौद्ध धर्म का जो है ब्रजयान संप्रदाय जो है यही इनका फला फूला था, यानी इनका प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बिहार में है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला दोनों क्या है? ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। ये जो है गंगा के किनारे ब्रजयान संप्रदाय यहाँ का महत्वपूर्ण केंद्र था। और 1193 उसमें मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के जो इन्हें इसको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया गया था इसके द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। यह प्राचीन भारत का सबसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का इसे नष्ट कर दिया गया। निम्नलिखित से कौन शिक्षा का प्राचीन स्थल है? तो यह तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तो तक्षशिला जो है अभी पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। और आपका यहाँ पे क्या क्या पढ़ाई होता है? वेद, दर्शन, गणित, राजनीतिक, आयुर्वेद। यहाँ जो पाणिनि, जीवन, चाणक्य जैसे महान जो है विद्वानों ने ऐसा शिक्षा ग्रहण किया था। भारत में किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष पाए गए हैं? तो यह बिहार में है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है? जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है, वहाँ क्या नाम है आपका? तो बिहार। जहाँ क्या है आपका? नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है, वो बिहार में है। नेक्स्ट है किस पाल के शासन में बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका पाल वंश के स्थापक कौन थे? धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण कौन था? ब्रजयान संप्रदाय का। नालंदा में एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। क्या एक प्राचीन विश्वविद्यालय है? नालंदा दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय भी था। ठीक, यह जो है किसके द्वारा? नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। जिसका प्राचीन नाम था नालंदा महाविहार। 1193 ईस्वी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी से नष्ट कर दिया गया था। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध है? तो हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? खूब प्रसिद्ध था। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया? तो यह बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त किया गया था।
नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। बिहार का एक अन्य प्रशिक्षण शिक्षा केंद्र, बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कौन था? विक्रमशिला, आपको भागलपुर में पड़ता। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यह क्या है? विक्रमशिला, भागलपुर जिले में फंस गए। बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में है। बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र है, जिन्हें आपको कुमारगुप्त प्रथम ने आपको बनवाया था। चीनी यात्री हेन सांग जो है यहाँ 7वीं शताब्दी में 1 वर्ष तक विद्यार्थी के रूप में रहा और शिक्षक के रूप में भी समय बिताया था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। कौन सा? नव नालंदा महाविहार। नव नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म के पाली भाषा के अध्ययन अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बिहार का मध्यकालीन इतिहास। मुख्य खालसा दीवान किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो गद्दर पार्टी के क्रांतिकारी। गद्दर पार्टी के क्रांतिकारियों को मुख्य खालसा दीवान ने गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। किसे? गद्दर पार्टी के क्रांतिकारी को। इसमें किसने बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह शुरू किया गया था? तो महाराज फतेह बहादुर शाही। महाराज फतेह बहादुर शाही के बाद जो बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध किया था किसने शुरुआत? महाराज फतेह बहादुर शाही ने। महाराज फतेह बहादुर शाही बिहार के जमींदार थे। कहाँ के थे? बिहार के जमींदार थे। उन्होंने बक्सर के युद्ध में क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसे ही क्या हुआ, बक्सर का युद्ध अंत हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और इस युद्ध में क्या हो गए थे? वो हार गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और इन्होंने बिहार के अन्य जमींदारों और किसानों को भी विद्रोह में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया था। कौन थे ये? तो बक्सर युद्ध का जैसे ही अंत हुआ था, उसके बाद महाराज फतेह बहादुर शाही जो है वो क्या कहते? अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिए थे और किसान और आप जमींदारों को भी क्या कह रहे? उसमें आने के लिए प्रोत्साहित किए थे। प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र को प्राचीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में निम्न रूप से महत्व रखता है। आपका बिहार शरीफ जो शहर जो है वह कौन सा महत्व रखता है? तो आपका एक शिक्षा का केंद्र था, उसके बाद प्रशासनिक केंद्र और उसके बाद एक धार्मिक केंद्र। मध्य के बिहार शरीफ एक महत्वपूर्ण क्या थे? आपका प्रशासनिक केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था और धार्मिक केंद्र था। यहाँ अनेक विद्वान जो है संस्कृत के अध्ययन के लिए लगाते थे। कहाँ? आपका बिहार शरीफ। इसके धार्मिक महत्व के कारण जो है विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ आए हुए करते थे, इसलिए ये तीनों से संबंधित है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में आपका तुर्क वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक। अगर बिहार में बात की जाए तो इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक तुर्क सेनापति था। इन्होंने 12वीं शताब्दी के अंत में और 23वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार और बंगाल पर आगमन किया। इन्होंने नालंदा विक्रम विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध हुकूमतों को नष्ट किया था। कौन? बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क शासन की नींव डाली थी किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। बिहार पे आपका बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तो आपको मिलता है तबकात नासरी से। जो बिहार पे जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और जो हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? क्षति पहुंचाया था, उसका जो वर्णन है तबकात नासरी में मिलता है। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है आपका मिनहाज उस सिराज की रचना है। किसके द्वारा? मिनहाज उस सिराज की रचना है आपका तबकात नासरी से प्राप्त होता है। उसने जो है आपका विक्रमशिला और नालंदा सहित अन्य बौद्ध प्रशिक्षणों को नष्ट किया था। इस आक्रमण में जो है हजारों बौद्ध भिक्षु भी मारे गए थे और उनके बहुमूल्य पांडुलिपियाँ भी जला दी गई थी। तो बख्तियार खिलजी हमले का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तबकात नासरी में। किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका मिनहाज उस सिराज की रचना है। इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अगर इल्तुतमिश की बात की जाए तो बिहार में आपका प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। कौन किया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश की बात की जाए 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ पर बार पर अधिकार किया था। राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप सियामुद्दीन एवाज को पराजित किया और बिहार पर एवाज को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। कौन था? एवाज। इल्तुतमिश मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का क्या था? बिहार में दिल्ली के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को आपको किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? वो खिलजी के द्वारा जीता गया था। इसके द्वारा बख्तियार खिलजी के द्वारा। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त कर दिया गया? ये किया गया था आपका नुसरत खां के द्वारा। नुसरत शाह के द्वारा जो है दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया गया था, लेकिन शेर खां के द्वारा आपको इसको परास्त कर दिया गया था। 1529 ईस्वी में शेर शाह सूरी उस समय शासक था। नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर क्या किया था? आक्रमण किया था। नुसरत शाह हुसैन शाही वंश का दूसरा सुल्तान था। कौन था? हुसैन शाही वंश का दूसरा सुल्तान था। इसके शासनकाल में बंगाल में स्वर्ण युग माना जाता है। इसके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद शेर शाह ने बिहार और अन्य क्षेत्रों को अपनी सत्ता स्थापित किया था। तो शेर शाह सूरी ने किसको हराया था? नुसरत का, जो दक्षिण बिहार पर कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आया था। मध्यकाल में बिहार शरीफ का महत्वपूर्ण केंद्र, अभी बिहार शरीफ की बात कर लिया, कौन सा शिक्षा का केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था और धार्मिक केंद्र था। ये तीनों थे। बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत एवं सिख, न्यू टॉपिक है। तो बिहार के सुप्रसिद्ध पंथ सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों से, कौन सा सूफी से है? तो आपका फिरदौसी से है। तो बिहार के सुप्रसिद्ध संत जो है सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफी के किस संप्रदाय से है? तो आपका सफरुद्दीन मनेरी जो है वो आपका फिरदौसी से है। सफरुद्दीन मनेरी 13वीं शताब्दी में एक प्रमुख सूफी संत थे और वह फिरदौसी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के? फिरदौसी संप्रदाय के थे। नजमुद्दीन कुबरा के शिष्य थे। नजमुद्दीन कुबरा के शिष्य थे कौन? आपका सफरुद्दीन मनेरी। इन्होंने बिहार में सूफीवाद के फिरदौसी संप्रदाय को क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था। अपनी सादगी, त्याग और ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए ये जाने जाते हैं। तो कौन सा आपका संप्रदाय के थे? तो फिरदौसी संप्रदाय के। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो किस जून का हुआ था? आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1686 ईस्वी में पटना में क्या किया? पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। श्री गोविंद सिंह द्वारा 5 ककार की शुरुआत की गई थी। ककार मतलब क्या है? और महिलाओं के लिए कौर की उपाधि, और पुरुषों के लिए आपको सिख उपाधि धारण करना जरूरी था। तो आपका सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 ईस्वी में 166 पटना साहिब में हुआ था और 1699 ईस्वी में जो खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार की शुरुआत की। उसके बाद महिलाओं के लिए कौर और पुरुषों के लिए सिख की उपाधि धारण करने के लिए अनिवार्य कर दिया। बिहार में मुगलों का आगमन की बात करते हैं तो जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जो जलालगढ़ किला है और बिहार के पूर्णिया में स्थित है। बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित जलालगढ़ किला जो है मुगल काल के दौरान एक सैनिक छावनी के रूप में बनाया गया था। यह किला मुख्य रूप से सुरक्षा और सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग होता था। इसका स्थापत्य मुगल और परंपरागत शैली का अनूठा मिश्रण है। तो आपको जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो है आपका बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया था, वह दफन है। वह कहाँ दफन था? तो आपका नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जो है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया था और ये दफन कहाँ है? नालंदा में है। यूसुफ शाह चक कश्मीर घाटी का अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम शासक था। 1579 से 1586 से तक कश्मीर पर शासन किया। इन्होंने मुगल सम्राट के अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और अकबर ने इसे बिहार से निवासित कर दिया गया और इनकी मृत्यु 1592 ईस्वी में नालंदा में इसको दफनाया गया था। 1592 में इनकी मृत्यु हो गई और नालंदा में इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का आधुनिक इतिहास। ये सभी क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में पूछे हुए हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष जो है पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पटना में स्थापित किया 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया? कब किया? 1632 ईस्वी में। बिहार में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो पटना में स्थापित की थी। डचों ने अपना पटना कारखाना कब स्थापित किया? 1632 में। फैक्ट्री भी आपका वही 1632 ईस्वी में और पहली फैक्ट्री कहाँ डाला था? तो पटना में डाला था। नेक्स्ट क्या है? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान प्राप्त की थी। शाह आलम द्वितीय जो है आपको बिहार, उड़ीसा के दीवान प्राप्त कब?
तो आपका 12 अगस्त 1765 ईस्वी में यह इलाहाबाद की संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 में बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। और इस संधि के अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी दीवानी का मतलब हुआ राज संग्रह अधिकार प्राप्त हुई थी। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इसके बदले उनको 26 लाख रुपए की पेंशन दी गई थी। आपको ये ध्यान रखना है, कितने लाख का? 26 लाख का उनको पेंशन मिला था। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उनको दीवानी दी गई थी। कब दी गई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि के तहत। उस समय आपका रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह और दोनों के मध्य हुए थे। आपका इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के नाम से जानता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उनको दीवानी प्राप्त हुई और उनके बदले मुगल सम्राट को कितना मिला? 26 लाख रुपए की पेंशन दी गई थी। बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले थे कब? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उनको मिली थी और उसके बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया है। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी। द्वितीय संधि जो है आपका किस 16 अगस्त 1765 ईस्वी में, और किसके बीच हुआ था? तो अवाब के नवाब सिराजदौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम जो आपका संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और दूसरी आपका 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। पहली जो है आपका इलाहाबाद की संधि आपका शाह आलम द्वितीय के समय और आप द्वितीय के साथ हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव का, और आपका नवाब सिराजदौला के साथ। ये आपका 16 अगस्त में वही इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। ये जो दोनों संधि हुई थी आपका बक्सर युद्ध के हारने के बाद हुई थी। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। उसके बदले में उसको कितना मिला था? 26 लाख रुपये मिला था। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आपको इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, और द्वितीय संधि की बात की जाए तो 16 अगस्त 1765 को। और किसके किसके बीच हुआ बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांतियाँ। 1857 में विद्रोह में जो है बावर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो आरा, यानी आपका आरा से किए थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर बी से किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर। उसके बाद बिहार के किस रियासत राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो आपका बिहार में सक्रिय भाग लेने का जगदीशपुर से संबंधित है आपका कौन था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए थे? तो आरा में। इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह में केंद्र जगदीशपुर था। इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर जो बिहार में एक जगह पड़ता है, एक शाही घराने से बिलोंग करते थे। आरा नगर पर कब्जा कर लिया गया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था 1777 में। 166 किसका है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म है। 177 किसका हो गया? तो आपका वीर कुंवर सिंह का जन्म हो गया। 80 वर्ष की अवस्था में इनको अंग्रेज से लोहा लेना पड़ा था और अंततः विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने विद्रोह को समाप्त किया था। 1857 के विद्रोह कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर। पटना क्या प्रभावित? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित है, लेकिन आपका मुंगेर जो है प्रभावित नहीं हुआ था। तो आपको यह ध्यान रखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित नहीं हुआ था, तो आपका मुंगेर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद के विद्रोह प्रमुख का केंद्र था, जबकि मुंगेर का क्षेत्रीय विद्रोह से अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया गया था? तो बिहार से आपका वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 क्रांति को किसने नेतृत्व किया? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया गया? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 बिहार का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो आपका वीर कुंवर सिंह में से क्या है? कोई नहीं है। वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे, उन्होंने क्या प्रमुख नेता थे बिहार के 1857 में अहम भूमिका निभाई और वीर कुंवर सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो है 25 जुलाई 1857 में दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों की कमान संभाली थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के राजगीर में परगना में के कौन से स्थानीय नेता थे जो 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किए थे? तो बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता थे? तो स्थानीय राजगीर के परगना में कौन थे? हैदर अली, जिन्होंने क्या किया था? अपने को स्वयं को राजा घोषित किया था। हैदर अली जो बिहार के राजगीर परगना से स्थानीय नेता थे और 1857 के विद्रोह में खुद को राजा घोषित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के आपस में पत्र व्यवहार करते थे, और यातना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक जो है 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और यातना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? ये किसने बोला था? तो आपका रॉबर्ट मोंटगोमरी के द्वारा जो है आपको यह भारत सरकार को सूचित किया गया कि जो आपका 64वीं नेटिव इन्फेंट्री जो आपस में क्या करते थे? पत्र व्यवहार करते थे। तो मेजर जनरल रॉबर्ट आर्थर मोंटेगरी ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने पंजाब प्रांत का गवर्नर भी बनाया गया था और एक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के विरुद्ध नीतियों का उजागर किया था। कौन किया था? आपका रॉबर्ट मोंटगोमरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपका देवघर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 के बिहार के वर्तमान झारखंड राज्य के देवघर जिले रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। और इसके अलावा दानापुर, आरा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद में मुंगेर इसका केंद्र नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार में कांग्रेस अधिवेशन का स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में पटना अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उसके द्वारा आर एन मधुकर के द्वारा की गई थी। और बिहार में बात की जाए तो कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। तो भारत का जो है आपका 1912 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था जो पटना में हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है आर एन माधवलकर के द्वारा किया गया था। कौन सा क्रम था? 27। आपको यहाँ ध्यान रखना है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया गया था? आर एन माधवलकर, यानी बांकीपुर में किया गया था, आर एन माधवलकर। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो आपका पटना रखा गया था, बांकीपुर, 1912 ईस्वी में 27वां अधिवेशन, और इसका अध्यक्षता आर एन माधवलकर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में आपका अधिवेशन हुआ था गया, 12 में हुआ था आपका पटना में, 22 में हुआ था आपका गया में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता जो है आपको इसके द्वारा किया गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर, पटना, 1912 ईस्वी में किया गया था, अध्यक्षता आर एन माधवलकर। उसके बाद 12 में आपका पटना में, और अब 1922 ईस्वी में 37वां सम्मेलन 1922 ईस्वी में, और तीसरा सम्मेलन जो है 1940 ईस्वी में जो है रामगढ़ में हुआ था। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया हुआ था। इसके अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, और प्रथम आर एन माधवलकर। पटना में स्थित राजभवन। नेक्स्ट टॉपिक है, गवर्नर जनरल बंगाल विभाजन। पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 ईस्वी में किस वायसराय ने की थी? तो आगे 1912 में जो है लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है यह कब से है? 10 से 15 था। तो 1913 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है राजभवन की स्थापना पटना में राजभवन की आधारशिला 1913 ईस्वी में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1922 ईस्वी को बंगाल से पृथक होकर बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात की जाए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर आपका सत्येंद्र सिन्हा थे। उड़ीसा और बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर 1920-21 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1915 ईस्वी में बम्बई में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार आधुनिक इतिहास। बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो मार्च 1912 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान जो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला था वह किस वर्ष मिला था? तो यह 1912 ईस्वी में मिला था। बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ था? तो ये भी अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। एक बार फिर से, ब्रिटिश शासन द्वारा नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में? मार्च 1912। और आपका बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912, और आपको बंगाल से भी अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। 1911 तक बिहार में किसके अंतर्गत था? तो ये आपका कलकत्ता प्रांत के, आपका बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। कौन? 1911 तक बिहार जो है कल बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। नेक्स्ट जो है, बिहार का अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? तो आपको 1912 ईस्वी में बनाया था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक? उड़ीसा राज्य भी हुआ था, कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में जो है आपका 1912 में जो है आपका बंगाल जो है बंगाल से अलग हुआ था। बिहार उड़ीसा साथ में था, लेकिन 1936 ईस्वी में क्या हुआ? उड़ीसा भी अलग हो गया।
उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग हो गया था। उड़ीसा बिहार से प्रथम कब हुआ? 1936 ईस्वी में प्रथम अलग हुआ। किस वर्ष बिहार से पृथक किया गया था? बिहार से पृथक कब किया गया था? 1936 ईस्वी में उड़ीसा को। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हो किया गया और नया प्रांत बना? 1936 ईस्वी में। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन जो है आपका 1900 कब हुआ था? 1912। बिहार राज्य कब बना था? 1912 में। भारत एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 ईस्वी में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? 1912 ईस्वी में। उड़ीसा से कब बना? 1936 ईस्वी में। बिहार में कब भारत एक स्वतंत्र क्या है प्रदेश बना? स्वतंत्र कब प्रदेश बना? 1912 ईस्वी में। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मार्च में मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। हम बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन जो है आपका राज्य पुनर्गठन में बिहार का निर्माण हुआ था। आपका क्वेश्चन है इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 22 शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए आपको क्या है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। उड़ीसा से कब हुआ? 1936 ईस्वी में। बिहार को एक अगला अलग प्रांत का दर्जा 22 मार्च 1912 ईस्वी को मिला गया था और इस दिन जो है बिहार उड़ीसा बंगाल प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। यह निर्णय जो दिल्ली दरबार जी किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा के बाद लागू किया गया था और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा के दोनों स्वतंत्र हो गए थे और बिहार देश जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में स्थापित समितियां और पार्टियों का निर्माण। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी का गठन किया गया था? तो रामकृष्ण सोसाइटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? बाबा ठाकुर दास। कौन थे? बाबा ठाकुर दास ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है आपका कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण के द्वारा की, जबकि आपका राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण के। बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा 1931 ईस्वी में आपका बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। बिहार समाजवादी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था? 1931 ईस्वी में किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिन्हा और रामकृष्ण बेनीपुरी ने किया था। इस पार्टी के नेता कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवादियों की विचारधारा के थे और समाजवादी पार्टी की स्थापना निम्नलिखित 2 उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था: श्रमिक एवं किसान संगठन की स्थापना और समाजवादी विचारों का प्रसार करना। तो इसकी स्थापना आपका समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में किसकी औपचारिकता 17 मई 1934 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण पार्टी के प्रथम महासचिव बने और आपका आचार्य नरेंद्र प्रथम अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण जो है इसके गांधीवादी समाजवादी धारा थे। जयप्रकाश नारायण एक जो है गांधीवादी समाजवादी थे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। और इसके पहले भी आपका 1931 ईस्वी में आपका बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1931 ईस्वी में, लेकिन औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। इसके महासचिव कौन थे? आपका जयप्रकाश नारायण। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर समाजवादी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष की बात की जाए तो आचार्य नरेंद्र देव थे। पटना में 1913 ईस्वी में अनुसूचना समिति की एक शाखा 1913 ईस्वी में क्या किया? एक अनुसूचना समिति की शाखा स्थापित की गई। तो किसके द्वारा किया गया था? तो यह सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा थी। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। कौन? अनुशीलन समिति की। सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा 1908 ईस्वी में बनारस में और वर्ष 1913 ईस्वी में एक पटना में अनुशीलन समिति की शाखाओं का स्थापना की गई थी। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1908 ईस्वी में कहा गया था बनारस में और 1913 में जो है आपका पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। अनुशीलन समिति की गुप्त क्रांतिकारी षड्यंत्र संस्था थी। अनुशीलन समिति कौन थी? तो आपका गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी।
तो पटना में कब स्थापना किया गया था? 1913 ईस्वी में। बनारस में कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। इस शाखा के नेतृत्व बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को दिया गया। बीएन मित्र इसको बोलते हैं, बंकिम चंद्र को दिया गया। और इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना था। तो 1908 ईस्वी में बनारस में, 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। यह जो है समिति कौन सा था? गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका इस शाखा का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बीएन कॉलेज के बीएन मित्र के द्वारा किया गया था, बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो आपको कांग्रेस समाजवादी से संबंधित है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय क्या है? पटना में है। इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में, इसका गठन जो 1908 ईस्वी में किया गया था। और 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना 1908 ईस्वी में बनारस में किया गया था। और 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन पटना में किया गया था। बिहार में किसान सभा, बिहार में आपका किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा कब की गई? बिहार में जो है आपको 4 मार्च 1929 ईस्वी को बिहार किसान सभा का औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। कब? 4 मार्च 1929 ईस्वी को। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो 1929 ईस्वी को बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी में। आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा और आपका किसान सभा के गठन के औपचारिक घोषणा आपको 4 मार्च 1929 ईस्वी में सभी 29 में किए गए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा जो स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा। तथा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा। और 1936 ईस्वी में ये स्वामी सहजानंद के द्वारा ही क्या किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, ताकि किसानों की शिकायतों हेतु ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जा सके। और इससे आपका जुड़े संबंधित अन्य नेता में बात की जाए तो राहुल संस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, रामनंद मिश्रा, किशोरी प्रसाद सिन्हा और पुष्पेंद्र शर्मा। यानी शर्मा कितने हैं? 3। शर्मा 3 और एक है संस्कृत। शर्मा 4 हो गए, 100 से हो गए 4। ये नंदन शर्मा, कार्यानंदन शर्मा, पुष्पोदय शर्मा, संस्कृत्यायन और शर्मा सिन्हा भी है और मिश्रा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कौन है अखिल भारतीय किसान सभा के इसमें गठन से अन्य नेता संबंधित है। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1930 ईस्वी को CR दास और आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके बिहार में 2 अध्यक्ष, नारायण प्रसाद इसके बिहार में पहले अध्यक्ष है और अब्दुल बारी इसके सचिव थे। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा गठन किया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1923 ईस्वी में बिहार में क्या किया था? स्वराज दल का एक शाखा गठन किया गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। और इनका सचिव की बात की जाए अब्दुल बारी। इसका सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक जो है पटना में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ईस्वी में। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 17 मई 1934 में पटना में। इस बैठक का आयोजन जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया था? कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्या? तो बिहार छात्र परिषद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना था। बिहार में किसान सभा चंपारण सत्याग्रह। बिहार में किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद। अगर दरभंगा की बात की जाए, दरभंगा में कौन सा था किसान आंदोलन का नेता? आपका विद्यानंद थे।
बिहार के देशी राज्य दरभंगा 1980 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके स्वामी विद्यानंद ने किया था। 1919 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। यानी बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1919 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था, जो दरभंगा राज्य के शासक एवं महाराजा कामेश्वर सिंह के खिलाफ था। किसके खिलाफ? तो महाराजा रामेश्वर सिंह के खिलाफ था। स्वामी प्रमुख नेता में स्वामी सहजानंद, बाबू श्री कृष्ण सिंह, बाबू रामदयालु सिंह। स्वामी सहजानंद सिंह ने जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में की गई थी। और आपका 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद नेता है किसका? किसानों का नेता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक प्रमुख किसान नेता थे, सामाजिक सुधारक थे। उन्हें भारत में किसान आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और बाद में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष भी बने थे। किसान आंदोलन का नारा था लठ हमारा जिंदाबाद। किसान आंदोलन का नेता क्या नारा क्या था? लठ हमारा जिंदाबाद। निम्नलिखित से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन से संबंधित कौन है? आपका राजेंद्र प्रसाद। बिहार में जो है किसान आंदोलन से संबंधित जुड़े हुए कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिहार में किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1911 में शामिल हो गए थे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अध्यक्ष ने भाग लिया और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा पश्चिमी चंपारण बिहार से की थी। यानी बिहार में अगर किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति की बात किया जाए तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी किया था, किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार में किसान आंदोलन यानी सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1911 ईस्वी में शामिल हुए थे और 1916 के कांग्रेस लखनऊ अध्यक्ष ने भाग लिया था। और इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह शुरुआत महात्मा गांधी के साथ जो पश्चिमी चंपारण में हुआ था उसका किया था। आपका कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। किस लिए किया गया था? किस लिए किया गया था? तो जमींदारों की क्रूरता और विरुद्ध किसानों की शिकायतों को प्रकाश में लाने के लिए। यानी 1929 ईस्वी में स्वामीनाथन सहजानंद के द्वारा ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जमींदारों की जो क्रूरता है के विरुद्ध जो है किसानों की शिकायतों को प्रकाश में लाया जाए, उसके लिए आपको प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा का आंदोलन आरंभ हुआ था। तो आरंभ किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन किया गया स्वामीनाथन सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जमींदारों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को संगठित करना। किसान सभा द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो आपको विपत्तियों को जो आपका उजागर करने के लिए उनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया था। क्या नाम था? उनका नाम था निर्बल सेवक और हुंकार जैसे इनके समाचार पत्र को क्या किए थे? प्रकाशित किए थे, ताकि किसानों के समाचार को उजागर किया जाए जो जमींदारों के विरुद्ध जमींदारों द्वारा किए जा रहे थे। मुंगेर के बाढ़ीलता विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में जो है आपको बकास्त भूमि की वापसी, मुंगेर में जो है आपका बकास्त भूमि की वापसी की मांग का उद्देश्य क्या था? आपका मुंगेर के बरहिया ताल में इस विद्रोह का मुद्दा था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का मुख्य बकास्त भूमि की वापसी। बकास्त भूमि वह भूमि होती है जिस पर किसान पहले खेती करते थे, लेकिन बाद में जमींदारों ने उस पर क्या कर लिया? उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह आंदोलन जब 1936 में कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यानंद शर्मा जो है आपका मुंगेर के बरहिया से संबंधित है। किसानों की जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी विरोध किया। उस समय किसानों को शोषण का एक प्रमुख कारण था, तो ये आपका किसानों का शोषण हो रहा था। संबंधित किससे है? कार्यानंद शर्मा क्या इससे संबंधित है। 1901 बिहार में आबकारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था। अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके दिया गया? राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था। 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपको राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1939 में बिहार में आपका अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान राहुल सत्याग्रह एक झूठे मामले में फंसा उनको
जेल भेज दिया गया था। उन्हें 6 महीने की सजा हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी शर्मा के द्वारा किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को जो है आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के चला गया था, तो उसको बिहार का नेतृत्व जो है आपका विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के माध्यम से क्या किया था? नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में आपको बिहारी वर्मा विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग करते हुए नमक बनाकर आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को बिहार में विपिन बिहारी वर्मा। गांधी जी ने किस जिले में किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया? तो आपको चंपारण में। गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को दुख दूर करने के लिए 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। राजकुमार शुक्ला के कहने पर ही गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह में बिहार आए थे। और इसका दुख दूर करने के लिए आपका सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह किया था गांधी जी के द्वारा। 1917 बिहार का उग्र कृषक नेता कौन थे? स्वामी सयानंद से जो बिहार के उग्र कृषक नेता थे। स्वामी सयानंद बिहार के उग्र कृषक नेता थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले देवाग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके कहाँ के थे? स्वामी सयानंद उत्तर प्रदेश के थे। और 1937-38 में जो बिहार में बकास आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो मुंगेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वामपंथी नेता बिहार प्रांतीय किसान सभा का लोकप्रिय बनाया और इसका नाम बताइए? तो कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा जो है आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। और इसका क्या लोकप्रिय बनाने में आपको कार्यानंद शर्मा, इससे संबंधित कार्यानंद शर्मा, नंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, ये सभी क्या है सब किसान से आपका आंदोलन से संबंधित है। कार्यानंद शर्मा एक प्रथम वामपंथी नेता थे, जिन्हें बिहार में किसान के आंदोलन को प्रेरित किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया, जिसका उद्देश्य जमींदारों के खिलाफ किसानों के अधिकार की रक्षा करना। 1929 ईस्वी में स्वामीनाथन सरस्वती जी द्वारा इसको स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रियाओं में आपका एक चंपारण कृषि समिति का स्थापना किया था। आपको चंपारण आंदोलन के पश्चिमी चंपारण में आपको 1917 ईस्वी में तीनकठिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में जो है ब्रिटिश सरकार ने मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि समिति यानी चंपारण एग्रीरियन कमेटी की स्थापना 29 नवंबर 1917 ईस्वी को किया था। 1937-38 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बकास आंदोलन जो है आपको स्वामीचंद सहजानंद सरस्वती जी आंदोलन किया गया था। यह मुंगेर में हुआ था। बिहार में बकास आंदोलन 1937-38 में स्वामी सहजानंद के द्वारा आयोजित किया गया था। यह आंदोलन बिहार के प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य जमींदारों द्वारा किसानों के बकास्त भूमि प्रथा के तहत किसानों से ली गई जमीन को वापस करना होता है। इसका अगर प्रमुख नेता बोले तो आपका नंदन शर्मा, राहुल का संकीर्तन, आपका जामुन करनीति और स्वामीनाथन सहजानंद सरस्वती। बिहार में और उससे जिन्हें 1927 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया था। उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। यह बतख मियाँ के द्वारा जो है आपका 1917 ईस्वी में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आपको उसमें दूध दिया गया, इसमें जहर मिला दिया गया था। उसकी बचाई अभियान किसने? बतख मियाँ ने। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए बिहार के रसोइया का नाम बतख मियाँ था। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण जिले में किसानों के नील खेती में संबंधित समस्याओं को लेकर बागान मालिकों से मिलने गए थे। नील बागान के ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने गांधी जी को क्या किया? जहर मिला दूध परोसने के लिए अपने रसोइया बतख मियाँ को कहा, लेकिन बतख ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश किया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। ये 1917 में घटना हुआ था। 1917 के दौरान सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो संबंधित कौन से नहीं है? राम मनोहर लोहिया से संबंधित नहीं है। जेपी के अलावा 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित है। राजकर शुक्ल हैं और राजेंद्र प्रसाद भी इससे संबंधित हैं। राम मनोहर लोहिया एक प्रमुख समाजवादी नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के सीधे तौर पर संबंधित नहीं थे। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, रामनवमी प्रसाद और बाद में जवाहरलाल नेहरू भी सहित कई युवा राष्ट्रवादियों ने भाग लिया था।
चंपारण में गांधीबाजी को आमंत्रण किसने किया गया था? तो चंपारण में आपको गांधी जी का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिहार के किस नेता ने किया था? तो आपको राजकुमार शुक्ल के नेता ने किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा को गांधी जी को ध्यान में आकर्षित किया था। किसने आकर्षित करवाया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा आकर्षित करवाया गया था। बिहार में महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है करने वाले प्रमुख नेता राजकुमार शुक्ल थे। 23 अगस्त 1875 में इनका राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ था बिहार के चंपारण जिले में मुरली बरावा गाँव में। और 1917 ईस्वी में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण आए थे। वहाँ के किसानों के साथ मिलकर चंपारण सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। ये चंपारण में किसानों के अपनी कीमत का 3/20 हिस्सा भाग जो है आपको 20 कट्ठा में यानी 3 कट्ठा आपको नील उत्पादन करना पड़ता था। इस आंदोलन में बृज किशोर प्रसाद, शीतल राय, शेख गुलाब, स्वामी सजानंद सरस्वती अन्य नेताएं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार के 3 कठिया पत्ती नील के खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो आपको 3 भाग। चंपारण में नील खेती के प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी। इसमें अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा यानी अपने 3/20 हिस्से में आपको नील खेती करने के लिए बाध्यता थी। इनमें कौन से बिहार के किसान नेता थे? आपका स्वामी सजानंद सरस्वती जो है किसान के नेता थे। और क्या है, और आपका स्वामी विद्यानंद भी जो है किसान से नेता से संबंधित है। स्वामी सजानंद सरस्वती जी का जो है जन्म आपका 1889 और मृत्यु 1950 ईस्वी को भारत राष्ट्रवादी नेता स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे। भारत में किसान आंदोलन के जनक बोलते हैं। बिहार में किसान आंदोलन को संगठित किया और बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। स्वामी विद्यानंद बिहार के प्रमुख किसान नेता थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किया था। निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने बिहार में सविनय अवज्ञा का आपको प्रयोग किया गया? यह क्या था आपका चंपारण। नील की फसल में लागू 3 कठिया पत्ती के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में 1917 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला सफल प्रयोग किया गया था। स्वामी सजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इनके द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था कौन सा? हुंकार। स्वामी सजानंद सरस्वती जो है आपका हुंकार नामक पत्रिका जो है साप्ताहिक हिंदी पत्रिका प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन पटना से होता था हुंकार। और इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्यकारों जैसे पंडित यमुना कारजी के साथ साथ राहुल संस्कृतायन और अन्य के नेतृत्व में हुआ था। किसान आंदोलन के दौरान अनेक पत्रिकाओं का पुस्तकों की रचना की, जिसमें से प्रमुख भूमिहार ब्राह्मण, भूमिहार परिचय, कर्मकलाप, हुंकार, दी अदर साइड ऑफ द लैंड, रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स। तो ये इनके पुस्तकें आपको पुस्तकों की रचना की गई थी। स्वामी सजानंद सरस्वती जी इनका पत्रिका का प्रकाशन जो है जिसका नाम था हुंकार, यह कहाँ से किया गया था? पटना से किया गया था। यह क्या था? साप्ताहिक हिंदी पत्रिका था। नेक्स्ट 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो किसान सभा का गठन जो है आपका किसने किया था? आपका मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण से, ये दोनों ने मिलकर किया था। चंपारण सत्ता की सफलता से उत्साहित होकर किसान सभा का गठन 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आपका मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। इनका मूल उद्देश्य ब्रिटिश समाजवादी शोषण नीतियों का विरोध करना। जुबैर किसान सभा के सरदार जबकि कृष्ण किसान सभा के नायब सरदार थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के थे। इस गांव से बिलोंग करते थे। तो आपका पश्चिमी चंपारण के मुरली भरावा गांव से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1875 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 53 ईस्वी में हो गई थी। इस अवस्था में 1929 ईस्वी में मोतिहारी बिहार में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अरविंद मोहन ने उन पर अन्य समर्थकों पर किताब लिखी जिसका शीर्षक था चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी। और इस पुस्तक का विमोचन 10 अप्रैल 2017 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने किया था। बिहार के महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? ये एकीकृत समुदाय। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? यह माध्यम था आर्थिक स्थिति। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों के अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजी ने दिवालिया
की कगार पर पहुंचा दिया था। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। कौन सा श्रेणी में? आपका त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। कौन सा? तिनकठिया प्रणाली। गांधी जी सत्याग्रह 1987 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण और तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। तिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में अब नील की खेती करनी पड़ती थी, मजबूर किया गया था। बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है? तो आपका तिनकठिया पद्धति आपको कृषि पद्धति से संबंधित है। इसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो यह कहा जा सकता है आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। चंपारण सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण पहलू था किसने पहली बार किसानों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में स्थापित किया और चंपारण किसान आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी ने की थी। यह नील की खेती से संबंधित है। 1867 में नील खेतिहरों में बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करें। कौन सा विद्रोह हुआ था? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में। 1866 और 67 ईस्वी में नील खेतिहरों के द्वारा बिहार में जो विद्रोह हुआ था आपको याद रखना है। पश्चिमी चंपारण तो याद रहेगा, साथ में आपको मुजफ्फरपुर आपको याद रखना है। मुजफ्फरपुर बम कांड और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में जो है किसानों की अगुवाई की थी? बिहार में किसानों की अगुवाई असहयोग आंदोलन के दौरान किसने द्वारा किया गया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई किसके द्वारा किया गया था? तो आपको स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई करने नेताओं में स्वामी विद्यानंद, राहुल संस्कृत्यायन, करियानंद शामिल थे। स्वामी विद्यानंद के किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था और राहुल संस्कृत्यायन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में बिहार के छपरा जिले में सक्रिय थे। यानी छपरा जिले में कौन थे? राहुल संस्कृत्यायन। और असहयोग आंदोलन में नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। इन्हें यहाँ के किसानों को संगठित किया गया। कार्यानंद शर्मा एक राष्ट्रवादी और किसान नेता थे और 1938 में प्रांतीय किसान सभा के सभापति भी चुने गए थे। यानी आपको राहुल संस्कृत्यायन का नाम याद रखना है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या कर दी थी? तो यह मुजफ्फरपुर में घटना हुआ था। खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? 30 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया गया था और यह गलती से किंग्स फोर्ट की बग्घी पर 2 ब्रिटिश महिलाएं जो बैठी थी और कि पिंगले कैनेडी नामक वकील की पत्नी और उसकी बेटी जो भारतीय सहानुभूति रखता था उनकी मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो है आपको स्वयं सुसाइड कर लिए थे और खुदीराम बोस को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आपको किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर में 2 व्यक्ति संबंधित थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। घटना हुआ 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। इन्होंने किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया लेकिन क्या किया? गलती से वह पिंगली कैनेडी के वकील की पत्नी और बेटी उसमें शामिल थी, दोनों की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? ये आपके जो जयप्रकाश नारायण जो है असहयोग आंदोलन से पूर्व जो है 20 दिन पहले ही अपना क्या कर दिए थे? वकालत छोड़ दिए थे, पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 ही दिन बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन में समय समय पर अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी? लाभप्रद छोड़ने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और विद्वान और वकील भी थे। असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़कर भाग लिया था असहयोग आंदोलन में। यानी असहयोग आंदोलन में बहुत लोगों ने क्या वकील पद और अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ा था और जयप्रकाश नारायण अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन में वकील पद छोड़ने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था, पटना में किया गया था और इनका 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह आपका हजारीबाग में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो सरला देवी के द्वारा किया गया था। जो हजारीबाग जो है झारखंड राज्य में स्थित है। बिहार राज्य सम्मेलन की स्थापना जो है बिहार छात्र सम्मेलन के स्थापना 1906 में पटना में की गई थी। हजारीबाग सूर्य कुंड के लिए आपका कर्म के लिए प्रसिद्ध है। निबार चंद दास गुप्ता थे, किससे संबंधित है? तो पुरुलिया से संबंधित है।
निवारण चंद्र दास गुप्ता संबंधित है। किससे? निवारण दास चंद्र जो आपका पुरुलिया से संबंधित है। लॉर्ड सिन्हा 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिए थे? तो ये आपके दिए थे बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद थे लॉर्ड सिन्हा 1921 ईस्वी में त्याग दिए थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया और बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में गवर्नर पद से इस्तीफा देने लॉर्ड सिन्हा जो है वो कहाँ से आपका कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया था? तो ये कहाँ से किया था? छपरा से किए थे। राहुल संस्कृत्यायन का असली नाम केदार पांडे था। वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और साहित्यकार होने के साथ साथ वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बिहार के 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था और वे इसके लिए वे जेल भी गए थे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था सरकार का? ये किया था चौकीदारी कर का। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है आपका चौकीदारी कर का विरोध किया। लोगों ने चौकीदारी और पंचायतों के सदस्यों के इस्तीफे की भी मांग की। जिनके पास इन चौकीदारों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी थी, किसके पास थी? तो ये आपके पंचायत के सदस्यों इस्तीफे की भी मांग की। जिनके पास चौकीदारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी थी। भागलपुर, मुंगेर, सारण के इलाकों में एंटी चौकीदारी कर अभियान सफल रहा। जो आपका एंटी जो चौकीदारी कर है वो क्या रहा? वो सफल रहा। भारत में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया था महादेव सराफ के द्वारा किया गया था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के अधिक हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया था। बिहार के किसान किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। 1930 में बिहार क्षेत्र में राजस्व वसूली का धरना प्रदर्शन कितनी बार कमी हुई थी? 1930 ईस्वी में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण जो है कितनी कमी हुई थी? तो 10 लाख रुपये की कमी हुई थी इनका राजस्व का वसूली। बिहार में जनजातीय आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1855-56 में संथाल का विद्रोह हुआ था आदिवासी के द्वारा। आदिवासी आंदोलन संथाल हुल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। संथाल हुल विद्रोह जो है आपका 30 जून 1855 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1856 तक चला। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने किया था। संथालों का उद्देश्य था अपनी आर्थिक, संस्कृति और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना। इस विद्रोह में 60,000 संथालों ने ब्रिटिश पुलिस और संपत्तियों पर हमला किए थे। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए अत्यधिक क्रूरता दिखाई। इस विद्रोह की याद में हर साल 31 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। तो आदिवासी आंदोलन संथाल हुल दिवस कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के द्वारा किया गया था। आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार को रक्षा करना इनका मूल उद्देश्य था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद में किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो आपका किसका किया है? तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आनंद मठ में 1763 से 1800 ईस्वी में बंगाल में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। इनके द्वारा सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया, जिसे बंगाली भाषा में देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उपन्यास आनंद मठ में 1763 से 1800 बीच में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था। किस स्थान पर आदिवासियों ने कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह कई स्थानों पर विद्रोह कर दिया। छोटा नागपुर का, संथाल परगना क्षेत्र, मुंडा संथाल को, ये सब का है जनजातियों के द्वारा विरोध किया गया था आपका अंग्रेज के खिलाफ। अन्य जनजातियों ने विद्रोह किया छोटा नागपुर में, अगर किसी ने अंग्रेज के शासकों और जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया था। ये वे थे कोल विद्रोही। छोटा नागपुर में अगर किसी ने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा विरोध किया था तो कोल विद्रोही। मुन्ना जनजाति का विरोध था, जिससे हो जनजाति भी खुलकर साथ में आया और छोटा नागपुर क्षेत्र बिहार से अलग होकर झारखंड शामिल हुआ। हौज विद्रोह क्या है? हौज विद्रोह जो है आपका कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान यह विद्रोह बंगाल के जंगल
वर्तमान में जो है आपको ये क्या है, पश्चिम बंगाल और झारखंड का कुछ हिस्सा है। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर में काश्तकारी अधिनियम में रोक लगाई थी, तो किसने, बैट बंगाड़ी पर। 1908 ईस्वी में छोटा काश्तकारी अधिनियम खूट कटी भूमि व्यवस्था को मान्यता देते हुए बैट बंगाड़ी प्रथा पर रोक लगाया गया था। इनमें किसने उलगुना आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो उलगुना आंदोलन बिरसा मुंडा ने किया था। उलगुना आंदोलन के बिरसा मुंडा में झारखंड में प्रारंभ किया गया था। इस आदिवासी आंदोलन था 1899 से 1920 की ईस्वी में बिहार झारखंड में होता है। उलगुना का अर्थ होता है कि महान विद्रोह या बड़ा तूफान। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ था, जो आदिवासियों के जंगल। बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने जो है भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया? डटकर किसने विरोध किया था? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, धार्मिक नेता और लोक नायक भी थे, जो उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में बिहार के क्षेत्र में वर्तमान जो झारखंड में पड़ता है ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बिहार के जनजातीय नेताओं में किसने भारत में ब्रिटिश शासन के डटकर विरोध किया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया गया था? यह किया गया था 1855-56 में जो बिहार में संताल विद्रोह था, वह किया गया था नई व्यवस्था के विरुद्ध, शोषणकारी शक्तियों का विरुद्ध था। कौन सा? नई व्यवस्था के। 1855-56 में बिहार के संतालियों ने कर की नई व्यवस्था जो कर की जो नई व्यवस्था है उसके विरुद्ध किया गया है, शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाई सिंधु और कान्हू थे। इस विद्रोह स्थानीय जमींदारों और महाजनों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। बिहार में बहवाइयों गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? मुख्य केंद्र आपका रहा है पटना। बिहार में अगर बात की जाए तो पटना मुख्य केंद्र। 1830 के दशक में पटना का नगर केंद्र था। नगर का केंद्र क्या था? बहावी विद्रोह का। बहावी विद्रोह का 1830 के दशक में था। बिहार में बहावी गतिविधियों का मुख्य केंद्र पटना था। 19वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन के सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में एक इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन था। यह क्या था आपका? बहावी आंदोलन जो है सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में एक इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन था। किसके नेतृत्व में? सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य क्या था कि शुद्ध एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और इस्लाम के मूल सिद्धांतों की लौटना। लेकिन 1830 ईस्वी में सैयद अहमद की पटना यात्रा के बाद पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। 1830 ईस्वी में क्या किए थे? यह सैयद अहमद जो है पटना आए थे, उसी के बाद इनका बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना बन गया। और पटना में जो सैयद अहमद बरेलवी के अलावा बहावी आंदोलन के कई अन्य नेता भी थे, जिसमें मौलाना इब्राहिम बख्श, मौलाना इस्माइल देहलवी, मौलाना रशीद और अहमद गोंगड़ी शामिल है। तो बहावी आंदोलन जो है प्रमुख केंद्र पटना बिहार में था और आपका इसका आंदोलन जो है सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में किया गया था। 1830 में पटना है, तब से क्या हुआ? पटना प्रमुख केंद्र बन गया। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो शिवू किस में पड़ता है? तो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में, यानी झारखंड से बिलोंग करते हैं। बिरसा मुंडा झारखंड के आदिवासी के लोगों के अधिकारों के लिए लड़े और 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के उलिहाती गांव में बिरसा मुंडा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, और 15 नवंबर के इसलिए झारखंड का बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनको धरती आबा यानी धरती आबा के नाम से जानते हैं। आदिवासी लोग इनको भगवान के रूप में पूजते हैं। किसको? बिरसा मुंडा को। धरती आबा कौन? बिरसा मुंडा। जन्म कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के कुछ गांव में, उलिहाती गांव में। और बिरसा मुंडा जो है उनके जन्म के में ही झारखंड दिवस मनाया जाता है। झारखंड के बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को झारखंड बिरसा दिवस मनाता है और झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है 15 नवंबर। 1899-1920 में मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? 1899-1900 में मुंडा क्रांति का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। 1899 से 1920 मुंडा क्रांति, इसका उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया, जो एक प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन, नेक्स्ट टॉपिक है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरुल हक। बिहार में जो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है मौलाना मजरुल हक थे। बिहार में होम रूल की लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता मौलाना मजरुल हक और उपाध्यक्ष जो है सरफराज हुसैन खान थे। एनी बेसेंट ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और पटना में उनका स्वागत किया गया था। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया? तो बिहार लीग का गठन 1928 ईस्वी में किया गया।
बिहार युथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में। इसका गठन जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहू के आदेश पर किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार युथ लीग का जो गठन है 1928 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, किसके कहने पर हुआ था, तो प्रोफेसर ज्ञान साहू के आदेश पर किया गया था। कहाँ किया गया था, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई, किस वर्ष जो है जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई, तो 1909 ईस्वी में जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। औरंगाबाद के 18 वर्षीय अनंत लक्ष्मण कान्हड़े कहाँ के थे, औरंगाबाद के। 21 दिसंबर 1919 को 73 में जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैक्सन क्या है, भारतीय सिविल सेवा में एक ब्रिटिश अधिकारी थे। तो जैक्सन की हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो अनंत कान्हड़े के द्वारा। अनंत कान्हड़े कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो औरंगाबाद से। और यह किस वर्ष में किए, तो 18 वर्ष के आयु में। और कब किए, तो 1909 ईस्वी में। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया था, ये मनाया गया था आपका दरभंगा। कहाँ मनाया गया था, दरभंगा में। राखी बंधन दिवस स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है दरभंगा में मनाया गया था। यह दिवस राष्ट्रीय एकता और आत्मीयता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए था, जहाँ एक लोगों ने क्या किया, एक दूसरे ने हाथ पे राखी बांधकर एकता का संदेश दिया था। 1930-31 में बरही कांग्रेस में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत किस जिले में नाकाम कर दिया गया, तो यह नाकाम किया गया था आपका गया में। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में से अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए थे। वो कौन सा था, बरही। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया। बरही बिहार गया जिले में है, जो अब झारखंड के हजारीबाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है बरही। इस आंदोलन के दौरान जो बरही के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इतना मजबूत विरोध प्रदर्शन किया कि कई महीने तक यहाँ के अंग्रेजी राज चिन्ह क्या हो गए, गायब हो गए। बिहार में चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बिहार में चौड़ी विद्रोह 1798 ईस्वी में। बिहार में चौड़ी विद्रोह 1798 ईस्वी में था। चौड़ी विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, चौड़ी विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। यह विद्रोह छोटा नागपुर सहित जंगल महल के क्षेत्र में हुआ करता था। बिहार के चौड़ी विद्रोह कब हुआ था, 1798 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था। यह किसके खिलाफ था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो छोटा नागपुर सहित जंगल महल के क्षेत्र से हुआ था। बिहार में 1781 विद्रोह में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, यह आपका सही कौन है। यह जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था, सही है। किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था, सही है। और अंग्रेजी बिना किसी परेशान के विद्रोह को कुचलने में सफल नहीं, ये भी क्या है, सही है। यानी उपयुक्त एक में से सही अधिक हो सकता है। 1781 ईस्वी में विद्रोह जमींदारों और सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ किया गया था। किसके द्वारा, जमींदारों और सरदारों द्वारा किया गया था। यह विद्रोह ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के खिलाफ था और बिहार में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में जो है आपका गोलीबारी हुई की घटना हुई थी। तो ये गोलीबारी की घटना सचिवालय में कब हुई थी, सचिवालय 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय में गोलीबारी की घटना हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी हुई थी 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसमें क्या, पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू जी अर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई का आदेश दिया। यानी आपको पटना के जो जिलाधिकारी उस समय का जिलाधिकारी था कौन था, डब्ल्यू.जी. अर्थर। उसके आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। कब चलाई थी, 11 अगस्त 1992 ईस्वी को। और ये कौन घटना है, तो सचिवालय के गोलीबारी घटना के नाम से इसको जाना जाता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले में अपराधी जिला घोषित किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी घोषित किया गया था, तो यह सारण जिला को जो है अपराधी घोषित किया गया था, 4 डिस्ट्रिक्ट को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का सारण जिला विशेष रूप से सक्रिय था, इसलिए इसको क्या गया, अपराधी जिला घोषित किया गया। क्योंकि यहाँ आंदोलन काफ़ी मजबूत से चल रहा था और यह अंग्रेजों के लिए एक शर्त बना हुआ था, इसलिए क्या किया गया, सारण डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दिया, अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। और 11 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड हुआ था, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने उनके सहयोग 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। और सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जगह था, तो पटना। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित जगह की बात की जाए, रेल ठप हुआ था, वह पटना में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का सबसे अधिक प्रभावित जिला पटना था। और इस आंदोलन के दौरान पटना में कई हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें छात्रों ने गोलीबारी और दंगे घटनाएं भी शामिल है। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से जेल से निकले थे, ये दीपावली के समय था। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से गैर में सहयोगी के साथ फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण उनके साथियों जेल में दीपावली मनाने के लिए कई छोटी छोटी बत्तियां जलाकर उत्सव जैसा माहौल बनाया, जिससे उसका फायदा उठा के हुए वो 17 फीट दीवार क्या हुआ फान गए।
तो आपको जयप्रकाश नारायण ने जैसे 1942 ईस्वी में इनको जब हजारीबाग जेल में कैद किया गया था, तो उस समय दीपावली की रात थी और उसमें छोटे छोटे बत्तियों जलाकर उत्सव उसी का फ़ायदा उठाकर क्या किया 17 फीट दीवार को फान गए। और यह घटना कब हुआ था? 9 नवंबर 1942 ईस्वी को। उस समय कौन सा दिन था? दिवाली के दिन थी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं के महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में कौन सा प्रमुख नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाता है? बिहार केसरी में अब डॉक्टर श्री कृष्ण को नाम से जाना जाता है। बिहार छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से डॉक्टर नेता श्री कृष्ण थे और उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था आज़ाद दास्ता का गठन जो है आपको किसके द्वारा किया था? जयप्रकाश नारायण जब क्या किया हजारीबाग जेल से भागे थे, तो ये इनके द्वारा ही आज़ाद दास्ता का गठन किया गया था। यह कहाँ किया गया था? नेपाल के तराई जंगलों में किया गया था। बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से त्याग दिए थे। बलदेव सहाय जो महाधिवक्ता थे वो पद त्याग दिए थे। असहयोग आंदोलन में भी क्या दिए थे? 1943 ईस्वी में पद त्याग दिए थे। और असहयोग आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है आपका वकील छोड़ा गया था। उस समय जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है 20 दिन पहले उनका पढ़ाई छोड़ा गया था। ये घटना जो है असहयोग आंदोलन में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 20 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होते ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च किया गया था, जिसमें सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही किया गया था महाधिवक्ता पद ने त्याग दिया था। यह घटना कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महाधिवक्ता पद से यानी 1942 होगा। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? 7 अगस्त 1942 ईस्वी को ये बक्सर लाए गए थे, यानी बिहार के बक्सर लाए गए थे। योगेंद्र शुक्ला 7 दिसंबर 1942 मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके उनको बक्सर जेल में रखा गया। 3 साल तक उनको बेड़ियों में जकड़ा गया। 3 साल तक उनको बेड़ियों में जकड़ा गया। और वह स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। कौन? योगेंद्र शुक्ला जो है उनको कैद किया, उनको गिरफ्तार किया गया था बक्सर में। उनको आपको मुजफ्फरपुर में और उनको लाया गया था बक्सर लाया गया था 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को। रामचंद्र शर्मा किस गांव से बिलोंग करते हैं? रामचंद्र शर्मा किस गांव से बिलोंग करते हैं? ये अम्हारा से। अम्हारा जो है आपका बिहटा के समीप पड़ता है। ये अम्हारा गांव से बिलोंग करते हैं रामचंद्र शर्मा। जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। जयप्रकाश नारायण एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह हजारीबाग जेल से नेपाल में भागने के बाद आज़ाद दास्ता का नेपाल में गठन किया। और 1970 दशक में इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आंदोलन भी नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण। इसलिए जेपी आंदोलन में क्या कर रहा है? कुछ स्टेट जो है उसको पेंशन दे रही है। जेपी आंदोलन जो घटना 1970 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन का हिस्सा लिया था? आज तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हजारीबाग जेल में इनको कैद किया गया था। और निकलने के बाद दीपावली की रात निकलने के बाद उसने आज़ाद दास्ता नामक एक नेपाल में क्या किया गया? गठन किया, पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग जेल से गिरफ्तार किया गया, जिन नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वो थे शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया। वो 2 नेता थे शिव कुमार और रामानंद। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना बांकीपुर जेल में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्री रामवती प्यारी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजे गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल जो पटना में पड़ता है। और वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकर आश्रम से गिरफ्तार करके कहाँ से लाया गया था? सदाकम आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त को जो जीरो आवर ऑपरेशन ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया था और बांकीपुर में इनको रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ये पहले राष्ट्रपति भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक है? तो ये आपका बिहार और बंगाल में सबसे अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में, उसके दंगे जो है सबसे ज़्यादा बिहार और बंगाल में क्या थे? व्यापक थे। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन्होंने मार्गदर्शन किया? ये मार्गदर्शन किया गया था किसके द्वारा? और 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को की गई थी। आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना सचिवालय तिरंगा फहराते समय पुलिस की गोलीबारी से 7 शहीद छात्र जो है शहीद हो गए थे।
इसमें क्रांतिकारी के नाम बताए उमाकांत सिंह, जगपति कुमार, जग राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राव गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और सती प्रसाद झा शामिल थे। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या नेतृत्व में बहादुर आपका विद्रोह किया था। ये क्या थे, तो अगर मार्गदर्शन किसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्ति में कौन सी BN कॉलेज का विद्यार्थी था। तो BN कॉलेज के विद्यार्थी थे आपका जगपति कुमार। जगपति कुमार जो है BN कॉलेज के विद्यार्थी थे। यह घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, 9 अगस्त को घटना है, 8 अगस्त को घोषणा किया था, 9 अगस्त को सजीराव चलाया गया था और 11 अगस्त को बिहार के सचिवालय पर झंडा फहराते समय क्या किया गया था। कितने शहीद थे, 7 छात्र जो है शहीद हो गए इनको गोली में, और आपका अर्थर ने इनको आदेश दिया था गोली मारने का। और BN कॉलेज से जो हुए थे आपका कौन थे, जगपति कुमार। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 लॉन नीतिकों ने पटना के आसपास में भीड़ गोलीबारी का आदेश दिया था। ये आदेश दिया था अगस्त क्रांति 1942 में 11 अगस्त को भारत के वायसराय लॉर्ड नीतिकों ने पटना और उसके आसपास में क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसी घटना में 7 छात्रों की मौत हो गई थी, कई घायल हो गए थे। शहीद छात्रों के नाम उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, जगपति देवी चौधरी रानी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी। तो आपको जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जेल से भाग गए थे। उनका दिन था, दीपावली थी उस दिन। और नेपाल में जाकर इन्होंने क्या किया था, आज़ाद दास्ता यानी स्वतंत्र ब्रिगेड का गठन किया था। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा, यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। बिहार में जो है, बिहार में आज़ाद दास्ता की सक्रियता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। यह दास्ता जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल की तराई में जंगलों में स्थापित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध करना और तोड़फोड़ की गतिविधियों को बढ़ावा देना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना के पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 7। 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय के पूर्वी गेट पर कौन था, पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहराने क्रम में उमाकांत सिंह नामक एक युवक झंडा लेकर सबसे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको गोली लग गई। इस घटना में कुल 7 युवक शहीद हो गए। इसमें उमाकांत सिंह, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, सतीश कुमार झा, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शामिल थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है विविध। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। वर्तमान स्वरूप में गिरजाघर 1772 में बनाया गया था। पटना में स्थित है। अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसको पटना चर्च के नाम से भी जाना जाता है। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी। यह किया गया था सिस्टर ऑफ एक्सप्लोटिक कॉमेल के द्वारा किया गया था। पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना बिशप BJ सिल्वियन SJ और एपोस्टोलिक कार्मेल की मदद से M जोसेफिन AC द्वारा की गई थी। 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। किसके द्वारा, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड नामक बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। द बिहार हेराल्ड क्या है, नामक बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड ये क्या था, अंग्रेजी समाचार पहला बिहार का था, जिसके द्वारा आपका प्रकाशन जो है बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। और बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत की बात की जाए तो 1872 ईस्वी में बिहार बंधु के साथ शुरू थी। अंग्रेजी में कौन सी पुस्तक था, द बिहार हेराल्ड। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, द बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। और आगे बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत 1872 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा, बिहार बंधु के द्वारा हुई थी, जो बिहार का पहले हिंदी समाचार पत्र बना। जो बिहार बंधु जो है बिहार का पहला हिंदी समाचार था। अंग्रेजी की बात की जाए द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पर 150 से अनुमत चल रहा है। ये क्या है, अंग्रेजी समाचार। किसके द्वारा, बाबू गुरु प्रसाद सेन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको बोला जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। आधुनिक बिहार के निर्माता के तौर पर डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को जाना जाता है। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा आधुनिक बिहार के वास्तुकार माने जाते हैं। वे एक प्रसिद्ध वकील, पत्रकार, शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने बिहार और बंगाल को अलग करने में अहम भूमिका निभाई थी। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। वे पटना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। अपनी पत्नी राधिका की याद में सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना
किया था? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? यह आपका मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद ने सर्च लाइट के प्रकाशन 1918 ईस्वी में एक द्वि-साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया था। बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद से 1918 ईस्वी में क्या है? द्वि-साप्ताहिक यानी द्वि-साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप से किया। सर्च लाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे और दूसरे महेश्वर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद सबसे लंबे समय तक संपादक रहे। यानी अगर बोला जाए कि सर्च लाइट के पत्र के संपादक कौन थे और इनका ऑप्शन सैयद हैदर हुसैन दिया तो पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे, दूसरे महेश्वर प्रसाद और उसके बाद मुरली मोहन प्रसाद लंबे समय तक रहे और इनका आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुरली मनोहर प्रसाद कई बार भी जेल गए। निम्नलिखित में किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण जो लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किया था। जब ये हजारीबाग जेल से भाग के निकले थे तो आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल में किया गया था। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध किया। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? और भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है, इनका जो जीवन काल की बात करते हैं तो 1902 से 1979 ईस्वी तक रहा था। इनका जीवन काल 1902 से 1979 ईस्वी तक रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में यह भूमिगत संगठन जो है आज़ाद दस्ता का गठन इनके द्वारा किया गया था। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिन्हें बिहार में 1930 ईस्वी में अंग्रेजों को प्रतिबंधित किया के लेखक कौन थे? ये लेखक थे मोहम्मद वाली हसन। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, वह लेखक के थे मोहम्मद वाली हसन। गरीब हिंदुस्तान नामक पुस्तक की रचना जो है मोहम्मद वाली हसन के द्वारा किया गया था। यह पुस्तक जो है अंग्रेज की नीतियों का आलोचक था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी। अगर बिहार में बोला जाए तो सर्वहितैषी बिहार का पहला दैनिक समाचार था। यह पटना से प्रकाशित हुआ करता था और बिहार बिंदु बिहार का पहला समाचार पत्रकार था। बिहार बिंदु जो है बिहार का पहला साप्ताहिक समाचार कौन था? बिहार बिंदु 1972 से प्रकाशित हुआ था। और पहला दैनिक समाचार कौन था? सर्वहितैषी। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में जिसे दूसरे सबसे बड़े पवित्र तख्त माना जाता है, यह स्थित कहाँ है? तो यह आपका पटना में स्थित है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब बिहार के पटना शहर में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल है। यह सिखों के 5 तख्तों में से है। एक है गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं हुआ था और इसी गुरुद्वारे के नाम पर महाराजा रणजीत सिंह ने इनका करवाया था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार विशेष को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया था। बिहार का इतिहास। बिहार का आतंक मचाने वाला रणवीर सेना किस वर्ग का संबल था? यह आपका स्वर्ण वर्ग का संबल था। रणवीर सेना जो है बिहार का एक उच्च जातीय संगठन था जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी मध्य बिहार में बेलाउर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मध्य बिहार के बेलाउर में हुई थी। यह संगठन मुख्य रूप से स्वर्ण जातियों के हितों की रक्षा करना का दावा करता था। रणवीर सेना का पहला बड़ा स्नान भोजपुर जिले में सरथुआ गांव में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति थी, कौन सा? तो वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो यह आपका कुर्मी। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना के राजनीतिक में से कौन है? तो यह आपका बिहार। क्या जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति थी? बिहार। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना से प्रभावित राज्य बिहार है, जिसमें रणवीर सेना, MCC। बिहार के राजनीतिक नीति में जातिगत हिस्सेदारी को 22 वर्षों से चली आ रही है। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया पटना जिला में एक भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। यह हिंदू मुस्लिम दंगा जो है कब 1939 ईस्वी में हुआ था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के किसमें? शाहाबाद गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1939 ईस्वी में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। झारखंड आंदोलन कब प्रारंभ किया था? यह आपको किया गया था राज्य स्थापना के लिए किया गया था। झारखंड आंदोलन बिहार से अलग एक झारखंड राज्य की मांग को झारखंड आंदोलन का मांग लेकर चलाया गया था। यह आंदोलन जो है भारत के छोटा नागपुर के पठार और आसपास के क्षेत्र में अलग अलग राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ था, जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र जनजातीय बहुल है। यह अपनी विशिष्ट शासन व्यवस्था, भाषा, संस्कृति और क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी संस्कृति पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से झारखंड में इसकी मांग की गई थी।
पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पटना महिला विश्वविद्यालय 1940 ईस्वी में किया गया था। पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1940 ईस्वी में बिशप सुलियन ने की थी और 1941 ईस्वी में डिग्री कॉलेज की मान्यता मिली और 1952 में बिहार सरकार ने विशेष कॉलेज का दर्जा दे दिया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो आपका भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल बिहार में परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत की गई थी। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व के स्थायी और निश्चित आय का सुनिश्चित करना था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक और इससे भूमि निवेश करने और सुधार करने की प्रेरणा मिल सके। यानी बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। यह जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था बंगाल और बिहार में। इसमें क्या है कि जमींदारों को भूमि को स्थायी मालिक बनता था, यानी इसका मालिक कौन? जमीन का मालिक कौन? जमींदार होता था। 1940 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। 1904 ईस्वी में जो है देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। यह कब की गई थी? बिहार में। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो कौन था? द बिहार हेराल्ड। ये आपको जो बिहार हेराल्ड जो है गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया था। यह किया गया था 1875 में। द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन। 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किया गया। रविदास सभा का गठन जो है 1928 ईस्वी में किया गया था। यह जो है आपका किसने किया था? जगजीवन राम ने किया था। 1928 में बिहार में जगजीवन राम ने रविदास सभा का गठन किया गया और संत रविदास की शिक्षाओं समाज सुधार में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। यानी रविदास सभा का गठन 1928 ईस्वी में किसका किया गया? जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आपको पटना में खोला गया था। 1835 ईस्वी में पहला जिला विद्यालय पटना में खोला गया था। इसे पटना उच्च विद्यालय के रूप में जाना जाता है। यह बिहार में सरकारी तत्वाधान में स्थापित होने वाला पहला अंग्रेजी विश्वविद्यालय था। इसके अलावा छपरा, आरा और में भी जिला विद्यालय शुरू किया गया था। यानी पहला जिला स्कूल की बात की जाए तो 1835 ईस्वी में पटना में किया गया था। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया था। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। पटना में गोलघर ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने 1786 ईस्वी में बनाया था। इसका निर्माण 1717 ईस्वी में बिहार में आए भूकंप में सूखे के कारण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? इंजीनियर कौन था? जॉन गॉस्टिन ने 1786। भारत में संपूर्ण क्रांति का आरंभ किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा 1794 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा गया। इस क्रांति में 7 क्रांति शामिल है। कौन को? राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो आपका इंडियन नेशन जो है इसका प्रकाशन जो है पटना से होता था। इंडियन नेशनल पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन बिहार राज्य के पटना से होता है। इस पत्रिका का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ और 1932 ईस्वी का प्रकाशन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। 1943 से पुनः इसका आपका प्रकाशन शुरू हो गया। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय आपका बोधगया में स्थित है। मगध विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। बिहार के गया जिले में है, अंतर्गत आता है। इसका यह एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रदान करता है। महात्मा गांधी एंड बिहार सुपर मिशंस लेखक कौन थे? महात्मा गांधी और बिहार समर मिनी सेंसेस के लेखक कौन है? ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी और बिहार समर मिनी सेंसेस नामक पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह पुस्तक जो 1949 में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक महात्मा गांधी और बिहार के बीच के संबंधों और राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित था। यानी महात्मा गांधी एंड बिहार जो है समर मिनी सेंसेस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह महात्मा गांधी और बिहार के बीच संबंधों पर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके बिहार के रहने थे। बिहार के किस जिले के? तो बिहार के सिवान जिले का जीरादेई नामक गाँव में रहते थे। इनका जो जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को जन्म हुआ था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 में बने।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न 1962 में मिला था। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जयप्रकाश दिवस जो है आपका अप्रैल 1946 से मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे। 12 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत अपील कर तत्कालिक वायसराय लॉर्ड बेबन के द्वारा रिहा किया गया और इस दिन से जयप्रकाश दिवस मनाया गया। यानी जयप्रकाश दिवस 12 अप्रैल 1946 ईस्वी को जब जेल में थे तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत अपील करके उनके तत्कालीन वायसराय उस समय लॉर्ड बेबन थे और इसी दिन से उनको रिहा करवाया गया और जयप्रकाश नारायण जो है उसी दिन से मनाया जाता है 12 अप्रैल 1946 से। 5 जून 1974 को इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का विरोध किया। 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1999 ईस्वी में। प्रभावती देवी की स्वतंत्रता सेनानी थी, यह पटना से बिलोंग करती थी। और यह कौन थी? तो प्रभावती देवी बिहार राज्य में पटना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी। यह जो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और 2 साल की सजा भी सुनाई गई। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? ये तो ये आपको हजारीबाग जेल में रखा गया था। जगत नारायण लाल स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माण और प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। 1888 से इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो इलाहाबाद में संपन्न हुआ 1888 ईस्वी में बहुमूल्य सहायता किया था? तो कौन किया था? दरभंगा के राजा ने। दरभंगा के राजा ने क्यों किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद 1888 में संपन्न होना था। इसके अध्यक्ष जो है स्कॉटलैंड के जॉर्ज जूल बने थे। ये दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के लिए इलाहाबाद के लिए लोथर काउंसिल को खरीद लिया था और कांग्रेस को दे दिया किसके लिए? अधिवेशन के लिए। दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह एक उदारवादी और प्रगतिशील राजा थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे। उनका उद्देश्य था आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान और उनका उद्देश्य इसके उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1882 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की? 1882 में दयानंद सरस्वती द्वारा गौ सभा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? गौ रक्षा आंदोलन की शुरुआत करना, जिसका उद्देश्य था गायों की रक्षा करना और हिंदुओं को एकजुट करना। दयानंद सरस्वती 1882 ईस्वी में किया गया था। अब बिहार का इतिहास। 1937 ईस्वी में चुनाव में मुस्लिम लीग ने टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए? ये चुने गए थे 2। 1937 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के टिकट पर बिहार से जो है 2 सीट उनको 2 विधानसभा में चुने गए थे। 1937 में विधानसभा में कांग्रेस को 98 सीट, मुस्लिम लीग को 2 और बिहार मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी को 8, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को कुल 20 सीटें पर जय प्राप्त हुई। कुल 152 सीटों पर चुनाव हुआ था। भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या रहा? इनका जीवन काल 1902 ईस्वी से 1979 ईस्वी रहा है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के सिताब दियारा क्षेत्र में हुआ था। और इनका निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक और राजनीति के सर्वोदय समाजवादी विचारधारा के प्रणेता थे। जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति में अपने समर्पण, संघर्ष और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी आपका लोक नायक जयप्रकाश का जो जीवन काल 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1979 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इनका बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है डॉक्टर श्री कृष्ण के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर श्री कृष्ण गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग लेकर इस्तीफा दिया गया था। 1937 में डॉक्टर जब कृष्ण सिंह ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। वायसराय पर दबाव बनाया, लेकिन उसके मंत्रालय ने 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया और श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वे बाद के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे।
यानी वह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 1961 तक। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिन्हें सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। तो यह फणींद्र नाथ घोष की बैठक में भाग लिया था। तो किसने लिया था? फणींद्र नाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिन्हें सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। किसने? फणींद्र नाथ घोष। बिहार में फणींद्र नाथ घोष ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी नेता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ था पटना में। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन 17 मई 1934 ईस्वी को हुआ। इसके नेता आचार्य नरेंद्र के लिए किया गया था। इसके महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन 1934 में हुआ था पटना में। हाल में मौलाना मजरुल हक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये क्या है? तो अरबी और पारसी भाषा के लिए विकास के लिए किया गया था। हाल ही में आपका मौलाना मजरुल विश्वविद्यालय की स्थापना अरबी और पारसी भाषा के विकास के लिए किया गया है। पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के विरोध में बिहार बंद ऐलान किया गया था। पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के बिहार बंद ऐलान किया गया था 14 दिसंबर 1999। 1921 में गांधी ने पटना का उद्घाटन किया। 1921 में गांधी ने पटना में क्या उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया था। 6 फरवरी 1921 में स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद, मौलाना मजरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ने मिलकर बिहार में क्या किया? विद्यापीठ की स्थापना की। और मजरुल हक इसके पहले कुलपति थे। यानी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा और राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, मौलाना बद्र किशोर प्रसाद के मिलकर किया गया। और इसके पहले कुलपति मजरुल हक थे और राजेंद्र प्रसाद के संस्थापक प्राचार्य थे। बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1921 ईस्वी में हुई, जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी 6 फरवरी 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये आपके समाजवादी थे। स्वतंत्रता पूर्व में बिहार में समाजवादी विचार का प्रचार करने का श्रेय किसको जाता है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो है समाजवादी विचारधारा को प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? जयप्रकाश नारायण, बीपी सिन्हा की पश्चात शिक्षा को। पटना में भावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो बहुत महत्वपूर्ण नेता की बात करें सैयद अहमद थे। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना में से कौन सी घटना काम है? सबसे पहले आपका कौन सा हुआ है? तो सबसे पहले आपका गांधी विनय समझौता 1931 ईस्वी में, क्रिप्स 1942, होम रूल 1916, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी, गांधी विनय समझौता 1931 ईस्वी, क्रिप्स 1942 ईस्वी। इस तरह से पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन नाम था पहले, उसका गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है कब किया गया? पटना गांधी की हत्या के बाद 1948 में उसके नामकरण सम्मान का स्वरूप पटना का लॉन का नाम बदलकर गांधी का कर दिया गया। कब किया गया? 1948 में जब उनका मृत्यु हो गया था तो हत्या के बाद। रणवीर सेना का प्रमुख जो हाल में गिरफ्तार हुआ उसका नाम क्या था? हाल में गिरफ्तार हुआ उसका नाम था परमेश्वर सिंह। रणवीर सेना के भारत के बिहार राज्य के प्रसिद्ध नेता समूह का गठन भूमिदार जमींदार 1994 ईस्वी में किया था। 2002 में इसी सेना का प्रमुख परमेश्वर सिंह गिरफ्तार किया गया और 1 जनवरी 2012 को इनके अज्ञात बंदूकधारी में उनकी हत्या कर दी गई थी परमेश्वर सिंह को। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार केसरी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार किया। इसकी नेतृत्व क्षमता बिहार की जनता को एक अत्यधिक प्रतिष्ठा लाई। इस तरह से आपका बिहार का इस चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिहार की राजनीतिक एवं प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।